हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिए कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। गुड इवनिंग। यस ऑडिबल। चलिए, वेरी वेरी अगेन गुड इवनिंग। हमारा एक सिंपल सा चैप्टर कॉस्ट शीट चल रहा था। काफी बच्चे लास्ट क्लास में शायद नहीं आए होंगे, तो एक बार मैं स्टार्टिंग से कॉस्ट शीट को मैं बताता हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आज कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमारा अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा था सर, कि इसके अंदर कॉस्ट शीट बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है किसकी? कॉस्ट अकाउंटेंट की। वो जब कॉस्ट शीट बनाएगा तो उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम किया होगा उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर हमने देखा कॉस्ट शीट दो है हमारे, एक नए मेथड के हिसाब से, एक पुराने मेथड के हिसाब से है। हम पहले पुराने वाले के हिसाब से चलेंगे और एग्जाम में भी यही आता है, फिर हम नए वाले के हिसाब से भी आ जाएंगे। इसके बाद देखा जाए तो हमारा कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट, या फिर मैं इसको कहूं टोटल कॉस्ट, एक तरीके से कह सकते हो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब सर मटेरियल दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। लेबर का मतलब क्या है सर? वही वेजेस, तनख्वाह देते हैं। और सर इसके बाद अगर देखा जाए ओवरहेड भी दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ओवरहेड दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट और, अब इनडायरेक्ट के अंदर हमारे कैटेगराइज हो जाते हैं। एक या हो सकता है वो हमारा रिलेटेड हो किससे? एडमिन से या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसके कैटेगराइज हमने लास्ट क्लास में, इसके बाद हमने इसके कैटेगराइज को देखा था कि किस किस हिसाब से ये कैटेगराइज हो जाता है, जैसे कि फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इसी को और डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी अभी आगे हम बढ़ेंगे नहीं थ्योरी पे, पहले मैं समझा दूं। यानी सर मैंने क्या बताया, हमारा मटेरियल, यानी मैंने क्या कहा? मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1, आप भी नोट्स बनाइएगा जरूर। मटेरियल जो है वो दो तरीके का है। मटेरियल का मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जिस हमें रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, जिससे बनाते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये इस पेन को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इसके लिए मटेरियल होगा, जिसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं। तो मटेरियल हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल, और एक हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल और एक हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं बर्गर का, या किसका ले लें, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से ले लेते हैं जो आप जानते हो थोड़ा बहुत। तो मैं ले लेता हूं बर्गर, या पिज्ज़ा ले लें, पिज्ज़ा ले लें, पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा के केस में डायरेक्ट मटेरियल क्या है? उसका यूज होने वाला बेस ही बोलते हैं ना उसको, बेस। ठीक है। नंबर 2,
उस पे यूज होने वाला चीज हो गया, पनीर हो गया। नंबर 3, उस पे यूज होने वाला वेजिटेबल बोल देता हूं, वेजी लिख दिया मैंने। तो ये सभी क्या है, डायरेक्ट। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें लगाते हैं, मान रहे कि हम सादा सादा बिल्कुल प्लेन वाला खा रहे हैं पिज्जा, इसके अंदर चीज ये वो सब छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, जो कि आपको उस चीज को देखने के बाद डायरेक्ट समझ में आता है भैया इसमें तो ये लगा है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा सर? इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा 3 कैटेगरी में। फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा ये 3 कैटेगरी में। सर फर्दर क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में, एक होगा हमारे फैक्ट्री में। हम यहां फैक्ट्री को ना लिख के, आप पिज्जा का स्टोर जो होता है उसी को फैक्ट्री मान लेना एक बार को। एक हो जाएगा ऑफिस में, और मैं पिज्जा गोडाउन में बनाता हूं, ठीक है, वहां सीधा ऐसा नहीं है जैसे दुकान में देखते हो। एक हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो सर फैक्ट्री का बता दो, ऑफिस का बता दो, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लगेगा? मटेरियल की बात कर रहे हैं अभी। तो फैक्ट्री में मटेरियल क्या यूज हो सकता है, और उसके लिए बनाने वाले बॉक्स। अब पिज्जा हाथ में तो मिलता नहीं, क्या होता है, बॉक्स। तो वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो कौन सा मटेरियल माना जाएगा? इनडायरेक्ट। कहाँ यूज हो रहा है? ये फैक्ट्री में यूज हो रहा है, मेरे गोडाउन में यूज हो रहा है। सर ऑफिस का क्या हो सकता है मटेरियल में? ऑफिस के अंदर उस पे यूज होने वाला बैग, या फिर कैरी बैग बोल सकते हो, जहां पे ऑफिस में सारी चीजें हो रही है। उसके अलावा क्या हो सकता है, आ, या केचप मान सकते हो। मैं कैरी बैग लिख देता हूं, कैरी बैग, ठीक है ना, कैरी बैग। या और भी चीज अगर मैं क्या लूं, क्या लूं, क्या लूं, क्या लूं, केचप, केचप मान सकते हो ऑफिस में, क्योंकि ना केचप फैक्ट्री से जब हम अपने गोडाउन से जब पिज्जा बनाते हैं ना, उसके बाद बॉक्स में पैकिंग होता है, उसके बाद हम ऑफिस में कुछ चीजें ऐड करते हैं। हो सकता है उसके साथ प्लेट हो एक्स्ट्रा, है ना। चलो और भी एक दो चीजें बस समझाने के लिए, ये हो सकता है एक्स्ट्रा प्लेट हो, हालांकि देते नहीं है पिज्जा के साथ प्लेट। या फिर आप उसके साथ चिली फ्लेक्स वगैरह जो भी यूज करते हैं वो सारी चीजें हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मटेरियल क्या यूज होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मटेरियल क्या यूज होगा? अब यहां पे हम क्या दे रहे हैं, यहां पे भी आपका पैकेट हो सकता है, पॉलिथीन बैग हो सकता है यूज यहां पे, क्योंकि हम डिलीवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही सब यहां पे भी पैकेज हो सकता है, पैकेट हो सकता है। पैकेट लिख दिया, या कैरी बैग बोलोगे सर वहां लिख दिया तो दोबारा क्यों लिखा। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे केचप लिख देते हैं, क्योंकि जब हम बेचते हैं ना तब देते हैं केचप जनरली। यहां पे केचप लिख लो, टमाटो केचप। या और कुछ ले लें, और कुछ क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मटेरियल कर देता हूं इसमें, केचप वगैरह, प्लेट वगैरह, जो स्पून वगैरह मानना, ये हो गया। तो अब देखो मैंने मटेरियल को ना कैटेगराइज कर दिया, यहाँ केचप ही मान लो एक पल के लिए। तो एक हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल, जो कि बिल्कुल इसके बिना तो पिज्जा अधूरा है। अगर मैं बॉक्स बना लूं, कैरी बैग बना लूं, प्लेट बना लूं, एक्स्ट्रा मटेरियल जो डाल रहा हूँ केचप वगैरह, अगर ये सब मेरे पास रेडी है तो मेरा पिज्जा है ही नहीं। अगर ये है और ये सब मिसिंग भी हो जाए तब भी हम पिज्जा खा सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि डायरेक्ट लग रहा है उस प्रोडक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में।
फैक्ट्री में ये लग गया, ऑफिस में ये लग गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये लग गया। ये क्या चीजें थी? ये थी हमारे डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑर्गेनो, ऑर्गेनो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा क्या होता है। होता है कुछ? अच्छा, ऑर्गेनो हो सकता है भाई, ज्यादा चीजें मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, अब हमारा दूसरा पार्ट क्या बताया मैंने? लेबर। लेबर मतलब वर्कर। तो मेरा पिज्जा का ही एग्जांपल चल रहा है तो पिज्जा का ही चलने देंगे। मेरा पर्पस है आपको क्लियरिटी देना। टाइम लग जाए कोई बात नहीं। एक हो सकता है डायरेक्ट लेबर, इसको समझाना बड़ा आसान। डायरेक्ट लेबर पता है कौन होगा? जो बना रहा होगा, मेकिंग पिज्जा। यानी डायरेक्ट लेबर बेसिकली हमारा कहां लग रहा होगा? इस जगह पे। यानी डायरेक्ट मटेरियल जहां लग रहा होगा वहीं पे क्या लग रहा होगा? डायरेक्ट लेबर। उसकी भी तनख्वाह देंगे। इनडायरेक्ट लेबर होता है इसके। अब आपको समझ में आ गया होगा इनडायरेक्ट लेबर कितने टाइप के होंगे? अगेन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। अगेन 3 टाइप के हो सकते हैं। जिस बच्चे की आज इसमें पहली क्लास भी है ना, तो समझ जाना कि कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? हमारा फैक्ट्री का हो सकता है, और किसका हो सकता है? ऑफिस का। ऑफिस को ना हम एडमिन के नाम से भी जानते हैं, ऑफिस को हम एडमिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसएनडी कर दिया। चलो, अब बता सकता है कोई फैक्ट्री में कैसे पिज्जा का, जैसे कि फैक्ट्री में क्या हो रहा था मेरा? बॉक्स पैक। तो बॉक्स पैक अपने आप थोड़ी ना होगा, अगर मशीन से भी होता तो एक लेबर चाहिए ना वहां बॉक्स पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए। तो ये हमारा होगा पैकिंग लेबर। कहां पे लग रहा होगा ये? पैकेजिंग पे। जो पैकेजिंग पे लेबर लगा हुआ है वो हो गया हमारा कौन सा? उसकी जो तनख्वाह दी जा रही है वो इनडायरेक्ट लेबर हुआ। और किस जगह का? फैक्ट्री का। दूसरा ऑफिस में कौन सा होगा सर? अब ऑफिस में हम क्या कर रहे थे? सोचो, ऑफिस में हम कैरी बैग वगैरह, प्लेट वगैरह अरेंज कर रहे थे। तो जैसे दुकान है, तो दुकान के टाइम पे पहले कैरी बैग वगैरह, तो यहां इस प्लेस पे जो लगा होगा, आपके माइंड में है ना ऑफिस में क्या चल रहा है? शोरूम मान लो, जो भी मान लो। तो उस आउटलेट पे जो भी लेबर लगा होगा, यानी आपका प्लेट वगैरह जो अरेंज कर रहा होगा, काउंटिंग कर रहा होगा सारा, वो यहां पे जो वर्कर लगा होगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन होगा बताओ? डिलीवरी बॉय जिसे बोलते हो। ये तो सबने देखा है भाई, आप इतने स्विगी जोमेटो करते हो तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके भी तनख्वाह होती है। तो वो जो लेबर होता है वो कौन से वाले पार्ट? इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होता है, लेकिन कहां का? सेलिंग एंड, क्योंकि वो बेच रहा है। चलिए, तो 2 चीजें हो गई, मटेरियल भी कर दिया, ये भी कर दिया। एक और चीज है इसमें, क्या है हमारा? एक और पार्ट है हमारा ओवरहेड। एक और पार्ट है ओवरहेड। ओवरहेड, ओवरहेड मतलब क्या होता है? खर्चा, यानी एक्सपेंसेस। सर ओवरहेड में क्या क्या हो सकता है? 2 तरीके का ओवरहेड हो सकता है। एक हो सकता है हमारा कौन सा बताओ? डायरेक्ट। और एक हो सकता है, मैं सोचता हूं इसको उठा के नीचे दिया, नीचे ज्यादा बढ़िया जगह मिल जाएगा मुझे। तीसरा पार्ट आ गया ओवरहेड, ठीक है। अब सर डायरेक्ट ओवरहेड कौन सा होगा? बिजली का बिल मान लेंगे, सब जगह का ना इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लेते हैं, ठीक है। ओवरहेड मतलब खर्चा, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर वाटर बिल हो गया, या स्टेशनरी का खर्चा हो गया। तो जितने भी अलग से खर्चे होते हैं जिसे पीएनडल में लिखा करते थे, उसको हम ओवरहेड के नाम से जानेंगे, कॉस्ट अकाउंट। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो अगर मैं बात करूं भाई डायरेक्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल।
सर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल? जो पिज्जा बना रहे हैं, जिस ओवन के अंदर पिज्जा को बनाया जा रहा है वो ओवन किसी ना किसी बिजली से ही चल रहा है, उसका जो बिल आ रहा होगा वो डायरेक्ट ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा। अब इनडायरेक्ट ओवरहेड को फिर से फर्दर कितने कैटेगरी में बांटोगे आप? 3। एक फैक्ट्री, क्योंकि पिज्जा बन के पहुंच गया फैक्ट्री में, तो जहां पे पैकिंग हो रहा है, बॉक्स पैकिंग हो रहा है या रैपरिंग हो रहा है, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है तो वो किसका मान लोगे आप? फैक्ट्री का मान लोगे। किसका मान लोगे? अच्छा सर, कई बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है फैक्ट्री और डायरेक्ट। डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर ही होता है बेसिकली। मान लो ये ओवन है मेरा इस साइड में, इधर मैं पिज्जा बना रहा हूं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है वो डायरेक्ट हो गया, और इसी के साइड में मैं पैकिंग कर रहा हूं, इधर लाइटें जो जली हुई है वो लाइट की वजह से मैं उजाले में पैकिंग कर पा रहा हूं, तो इसका जो बिल जाएगा वो चला जाएगा फैक्ट्री में। इसके बाद कौन सा होगा? ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है नहीं होता? होता है जी। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद कौन सा चला जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो राइडर है हमारा, जो कि लेके जाएगा, उसके लिए खर्च होने वाला पेट्रोल। समझ में आई बात आपको? तो मैंने तीनों को अलग अलग कैटेगराइज करके, इसके ना अलग अलग नाम भी है, नाम को फोकस करेंगे। पहले बताओ ये तीनों खर्चे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फैक्ट्री, ऑफिस, ये सारी बातें समझ में आई हर बच्चों को? सर इनडायरेक्ट लेबर का ऑफिस में रेस्टोरेंट एम्प्लॉय काउंट हो सकता है? अगर इनडायरेक्ट लेबर की, हाँ इसको जो है ना, इनडायरेक्ट लेबर जो है हमारा रेस्टोरेंट में जितने भी होंगे उसमें काउंट होता ही हो नहीं सकता, बल्कि वही काउंट होता है हमारा। क्योंकि जनरली कोई भी आप मिठाई की शॉप भी देखोगे ना, अब मैं गुलाब की बात कर लेता हूँ, हल्दीराम की बात कर लेता हूँ, तो वहां पे बहुत कम बनता है, बाकी वो कहीं से बना के लेके आते हैं। तो जहां पे बन रहा है वो डायरेक्ट लेबर हो जाएगा, और जो वहां पे सर्व कर रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। यस सर, क्लियर। चलिए इन बातों को आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने यही चीजें आपको इस चार्ट में पिछली बार बना रखा था, तो मैंने समझा दिया। तो कुछ बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ कसर रह गई थी कि साहब इसके अंदर ना आप बता दीजिए डायरेक्ट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया पिज्जा का, और पूरे एग्जांपल में ही पिज्जा मान के किया है, तो समझ में आपको थोड़ा आ गया है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि भैया होता क्या है और लिखा क्या है, इसके अलग अलग नाम क्या है, जो कि बहुत जरूरी है। तो आइए, सबसे पहला हमारा आता है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये सारी बातें जानना। तो साहब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? देखो कहता है डायरेक्ट मटेरियल ऑल्सो डिस्क्राइब एज रॉ मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल होता है वो कौन सा मटेरियल माना जाता है? डायरेक्ट मटेरियल। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? अगर मैं बोलूं भैया प्रोसेस मटेरियल है ये, तब भी आप क्या बोलोगे? भैया कौन सा मटेरियल है? एक और नाम, प्राइम मटेरियल। यानी एग्जामिनर कोई भी नाम ले ले तो समझ जाना ये डायरेक्ट एक्सपेंस की बात चल रही है। एक और नाम, क्या नाम है? प्रोडक्शन। ये सब नाम बता रहे हैं इसके कि भैया डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल नोन एज, जब कभी हम रॉ मटेरियल होगा तो उसको भी डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, प्रोसेस मटेरियल होगा उसको भी बोलेंगे, प्राइम मटेरियल होगा उसको भी बोलेंगे, प्रोडक्शन मटेरियल होगा उसको भी बोलेंगे, और स्टोर मटेरियल होगा उसको भी क्या बोलेंगे। और अगर कंस्ट्रक्शन में जैसे कि सीमेंट, अगर रेत वगैरह यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम सीमेंट के केस के अंदर, ठीक है। या कहीं हमारा मान लो पैकिंग का है, लॉजिस्टिक कंपनी का, या रैपिंग हो गया, या आपका बॉक्सेस वगैरह, ये सब होंगे। तो यहां पे बोले गए इनसे अगर कोई नाम मिले तो ये भैया डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में ही आने वाला है। अब बच्चों का होता है सर बॉक्सेस तो आपने इनडायरेक्ट में लिखा था, लेकिन जिसका प्राइम वर्क ही है पैकेजिंग का, तो उसके लिए डायरेक्ट है ये। अब सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? क्या कहता है? इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है कौन सा? जैसे कि कंज्यूमेबल। अब सर कंज्यूमेबल स्टोर क्या होता है? मतलब हमारा यूज होगा, सामान बन गया उसके बाद यूज होना है। जैसे ऑयल एंड वेस्टेज हो गया। अब देखो मशीन चल रहा है ना, मशीन को चलाने में कई बार हमारा क्या होता है, ऑयलिंग वगैरह करना पड़ता है, ग्रीस वगैरह लगाना पड़ता है, तो वो भी एक मटेरियल ही है, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होके ना इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट माना जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
जो कि हालांकि पैकिंग वगैरह में लेबलिंग वगैरह यूज होता है, वो हो गया। आर फ्यू एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट मटेरियल में बी यूज फॉर, इन कहां कहां यूज हो सकता है, फैक्ट्री, या फिर कहां यूज हो सकता है, ऑफिस, या फिर कहां यूज हो सकता है, सेलिंग एंड। तो ये आपको अच्छे से पता है भैया कि इनडायरेक्ट मटेरियल इन तीन जगहों पे ही इस्तेमाल हो सकता है। दोनों डेफिनेशन क्लियर है आपको, दोनों चीजें। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब लेबर को देख लेते हैं। कहता है भैया लेबर कौन सा होता है, कहता है फॉर कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जब भी जरूरत होता है ह्यूमन एफर्ट, यानी कभी भी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो वहां पे ह्यूमन एफर्ट लगता है, यानी जो किसी व्यक्ति की मेहनत लगती है, उसको ह्यूमन एफर्ट को हम कॉल करते हैं कौन सा, लेबर बोला जाता है। तो सबसे पहले लेबर की डेफिनेशन बताई। लेबर कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। लेबर कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और, तो भैया लेबर क्या है, वो जो किसी भी मटेरियल को कन्वर्ट करने में ह्यूमन का एफर्ट लगता है, उस ह्यूमन को बोलेंगे हम लेबर। जो एफर्ट लगा रहा है ये डायरेक्ट भी लग सकता है और इनडायरेक्ट। अब भैया डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, कहता है डायरेक्ट लेबर है, सो मटेरियल मैंने बोल दिया। डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज कौन सा लेबर, प्रोसेस लेबर। ये सारी बातें याद होनी चाहिए आपको। या फिर प्रोडक्टिव लेबर, या प्रोडक्टिव वेजेस बोल सकते हो, या प्रोसेस वेजेस भी बोला जा सकता है, या फिर ऑपरेटिंग, जो कि ऑपरेट कर रहा है लेबर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, या फिर उसको हम डायरेक्ट वेजेस से, जिस जिस पे मार्क किया है ये पॉइंट हो गए, इतने नाम से जाना जा सकता है डायरेक्ट। समझ में आई बात आपको। ये क्या है हमारा, डायरेक्ट। डायरेक्ट है हमारा सर। डायरेक्ट में वेस्टेज से क्या मतलब है, डायरेक्ट में वेस्टेज, वेस्टेज वेस्टेज कहां से, किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में वेस्टेज वगैरह जो होता है ना, ऑयल एंड वेस्टेज हो गया, कॉटन वगैरह वेस्ट हो जाता है। देखो ऑयल तो यूज हो जाता है हम कॉटन वगैरह के लिए, जैसे मेरे पास एक ये कपड़ा है, अब इससे मैं पोंछ ओछ के फेंक दूंगा तो ये वेस्टेज में चला गया, तो मटेरियल ही है भैया, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल में चला जाता है। ठीक है, आ जाइए। अब इनडायरेक्ट लेबर क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है वेजिस ऑफ स्टोर कीपर, अगर कोई भी स्टोर कीपर है वो इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। फोरमैन है वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर में होगा। फोरमैन जानते हो कौन होता है, जनरली होता क्या है, एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में ना बहुत सारे वर्कर होते हैं, बहुत सारे लेबर होते हैं, बहुत सारे, और उसमें से एक उसका बड़ा, पुरानी फिल्मों में पता है कौन होता था, लीडर। वर्कर का कौन होता था, लीडर। तो याद होगा पुरानी फिल्मों में लीडर हुआ करता था, वो लीडर तो वो फोरमैन होता है बेसिकली। अब नया मॉडर्न नेम क्या आ गया उसका, मैनेजर नहीं है, फोरमैन है, मतलब सारे वर्कर का यूनियन लीडर। ठीक है ना, तो एक तरीके से वो फॉरमैन होता है जो सभी वर्कर को लेके चलता है, अपनी बातों के हिसाब से चलता है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई झगड़ा होता है वैसे फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि ये अपना चलाता है, ये अपना चलाता है, इसको पता है ये मालिक नहीं है, और इसको पता है कि मैं नहीं करवाऊंगा तो मालिक मेरे को बोलेगा। तो दोनों में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होती है। पुरानी फिल्मों में तो कई फिल्में बन गई इस बेसिस पे। तो टाइम कीपर, टाइम कीपर कौन है, इनडायरेक्ट में जो कि टाइम वगैरह को मैनेज करके लिखता है, रजिस्टर पे अटेंडेंस लिखता है, गार्ड वार्ड हो गए, ये सारे इनडायरेक्ट लेबर के एग्जाम्पल हैं। डायरेक्टर भी हमारे इनडायरेक्ट लेबर के एग्जाम्पल में आ जाता है। डायरेक्टर को जो क्या दिया जाता है, फीस। डायरेक्टर फीस क्या होता है पता है, हम डायरेक्टर को ना सैलरी नहीं देते, डायरेक्टर को हम फीस देते हैं कई बार, क्योंकि अब ऑफिस आवर के बाद हम जब उसे बुलाते हैं किसी अर्जेंट मीटिंग में तो उसे हमें कुछ पैसे देने होते हैं, तो डायरेक्टर फीस। जैसे मान लो कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है तो उसको तो सैलरी मिलेगी मिलेगी, लेकिन जब पेपर चेक करेगा तो अलग से करता है तो उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो ऐसे ही होता है। सैलरी ऑफ सेल्समैन, ये भी इनडायरेक्ट है भैया। सैलरी किसका, सेल्समैन का, एक्सेट्रा और एग्जाम्पल आर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर में रिलेटेड टू द किससे हो सकता है, और और तो ये तो आपको देखो लिखने की, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपल से पता चल गया किस नाम से, कहां कहां किस किस से रिलेटेड हो सकता है। तो अभी हमने लेबर और मटेरियल को डेफिनेशन में भी देख लिया है। आगे बढ़ जाएं। अब आ जाता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब भाई, एक्सपेंस का मतलब ओवरहेड। चलिए आइए, क्या कहता है, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस जो होंगे
आर समथिंग ऑल्सो डिस्क्राइब एज, जैसे कि चार्जेबल एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है, कैरेज इनवर्ड के नाम से जाना जाता है, फ्रेट के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसके नाम से भी जाना जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैन बी क्लासिफाई अंडर द फॉलोइंग। कौन कौन से क्लासिफाई कैटेगरी है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग वर्कर, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, ठीक है। अब कहां कहां, जैसे कि रेंट हो गया, रेट्स, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, ये एक खर्चा हो गया फैक्ट्री का, प्रेमिसिस का, ठीक है ना। पावर हो गया यूज इन द फैक्ट्री। एक मिनट, ये ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पावर यूज इन द फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगता है, ये एसेट्स आ गया जो डेप्रीशिएशन। कुछ मैं डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल और भी लिख दूं। वेजेस लिखा है यहां पे? नहीं लिखा। बाकी मैं बताऊंगा, अभी फिर से बताऊंगा इसको, ऐसा नहीं एक बार ही खत्म हो रहा है। और ये कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, जहां ऑफिस वगैरह में आप इमेजिन करोगे, जैसे मैंने बोला डिलीवरी मैन को सैलरी देना है, तो आप समझ जाओगे कि भैया वो कुछ एक्सपेंस पे आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। अब यहां पे इसको कैटेगराइज कर दिया गया मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये फैक्ट्री से रिलेटेड यहां पे दिया जाता है, ये फैक्ट्री है। यहां पे कैटेगराइज कर दिया गया ऑफिस में, ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, यहां पे जो दिया जाता है। और ऑफिस में पता है कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं? वहां पे होते हैं हमारे, जैसे कि लाइटिंग एंड हीटिंग। हालांकि ये डायरेक्ट भी फैक्ट्री में भी होता है। ऑफिस का रेंट हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, वहां का टेलीफोन का बिल हो गया, अदर चार्जेबल डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग, मतलब जो भी ऑफिस से रिलेटेड है वो सारा यहां आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से होते हैं? जिसको सामान बेचने में होता है, कहता है एडवर्टीजमेंट, ये भी सामान बेचने से रिलेटेड है। कहता है कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, टेंडर को प्रिपेयर करने में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, आने जाने का खर्चा, बेडडेट्स भी यहीं का खर्चा माना जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। कलेक्शन चार्ज, जब हमने उधार किसी को दिया तो मैंने बोला जा भाई उससे पैसे लेके आ, तो जो उसको तनख्वाह दी जा रही है वो होगा हमारा। वेयर हाउस हो गया, चार्जेस हो गया, पैकिंग हो गया, ये सारे के सारे कौन से खर्चे माने जाएंगे हमारे? ओवरहेड में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम अभी आगे धीरे धीरे उस चीजों को देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले हमें एक बात पता चला कि कॉस्ट के अंदर हमारे जो थे वो तीन चीजें थी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इसके कुछ कैटेगरी थे जिसको हमने थ्योरी के बेसिस पे भी देख लिए। अब कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसको कॉस्ट के अंदर नहीं लिखा जाता। अगर आपको दिया जाए तो इसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है कॉस्टिंग में से, ये कॉस्टिंग का पार्ट ही नहीं माना जाता। तो कहता है आइटम एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। तो इसे कॉस्ट अकाउंट में कभी भी कंसीडर मत करना। जब कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा और ये आइटम कोई दिख जाए तो इसको इग्नोर करके चलना। तो कौन कौन से आइटम है, कौन कौन से ऐसे लाइव है भाई? सर क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो शोइंग लाइव। फ्रेट क्या होता है? फ्रेट किराया होता है, जैसे कैरेज होता है वैसे ही फ्रेट होता है, उसका दूसरा नाम फ्रेट भी बोल देते हैं, सिनोनियम से एक तरीके से। कहता है देयर आर सर्टेन आइटम, यहां पे कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर तो लिखे जाते हैं लेकिन नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। और हम क्या सीख रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट अकाउंट। तो इसके अंदर इसको नहीं लिखा जाएगा। जैसे कोई भी अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट होता है, जैसे कि आपका सिंकिंग फंड बना लेना, डिविडेंड पेड कर देना, टैक्स ऑन इनकम टैक्स या प्रॉफिट दे देना, तो अगर ऐसा कुछ खर्चा दिखता है तो उसे हम कॉस्ट अकाउंट में कहीं कंसीडर नहीं करेंगे। और भी है सर, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया, एक्सेस प्रोविजन बना दिया डेप्रिसिएशन का हमने, अमाउंट रिटर्न ऑफ एज अ गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, ये भी पार्ट नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का रिटर्न ऑफ कर दिया, पार्ट नहीं है। अंडर राइटर का कमीशन यहाँ का पार्ट नहीं है भाई। ये डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हमारा यहाँ का पार्ट नहीं है। इशू एक्सपेंस, कैपिटल इशू एक्सपेंस हमारा यहाँ का पार्ट नहीं है। ऐसे ही आपका किसी को डोनेशन दे देते हैं हम, नहीं पार्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेच दिया वहां नुकसान हो गया भैया, फाइनेंस का एक कॉस्ट का पार्ट नहीं है। एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंपनी, ऑफिस ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पे कोई एक्सपेंस हो
ऑफ कंपनीज ऑफिस को ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस लेके जा रहा हूं, तो उसका खर्चा भी कॉस्ट का पार्ट में नहीं माना जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कौन कौन से खर्चे हैं जो कि नहीं होते हैं। आगे कहता है 10वां, इंटरेस्ट बैंक लोन पे, ये भी हमारा कॉस्ट का काम नहीं है। मोर्टगेज पे या डिबेंचर पे कोई भी इंटरेस्ट हो आपका किसी काम का नहीं है। आपका डैमेजेस पेबल कर रहे हो किसी को, डैमेज का मतलब आपका वजह से किसी का नुकसान हो गया, आप ऑफिस आ रहे थे किसी को टक्कर मार दिया और वो फिर बेहोश हो गया या फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो उसको जो खर्चा हुआ वो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है। इसके बाद क्या है, पेनल्टीज एंड फाइन। मान लेते हैं कि मैंने डिलीवरी बॉय को दिया था, जा भाई तू उसको डिलीवर करके आ, तो उसकी सैलरी तो हमारा कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन उसने जो चालान कटवा लिया वो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। लॉस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ द मशीनरी, मशीनरी को हम जब लास्ट में बेच देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो स्क्रैप कहा जाता है, तो उस केस में भी वो भी इसका पार्ट नहीं माना जाएगा। रेम्युनरेशन पेड टू प्रोपराइटर, अगर मालिक अपनी सैलरी ले रहे हैं तो वो भी इसका खर्चा नहीं है। फेयर रिवॉर्ड फॉर द सर्विस रेंडरिंग, एक्सेस जो भी हम उसको फेयर रिवॉर्ड दे रहे हैं। आगे देखा जाए तो ये कुछ खर्चे मैंने ऐसे बताए कि भैया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाते हैं, लेकिन हम जब कॉस्टिंग करेंगे तो इन खर्चे को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे साहब, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाए कहता है कि प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस, कुछ ये वो खर्चे मैं दिखा रहा हूं जो कि फाइनेंशियल इनकम माना जाएगा। पीछे खर्चे थे, अब ये क्या है, ये फाइनेंशियल इनकम माना जाएगा, तो ये भी कॉस्ट की इनकम नहीं होगी। जैसे इंटरेस्ट आपने रिसीव कर लिया, इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट आपने बना लिया सेल ऑफ किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, कॉस्ट में कोई काम नहीं है। ट्रांसफर फी रिसीव कर लिया, कहीं से भी ट्रांसफर फीस रिसीव कर लिया, कोई काम नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना काम आने वाला आगे चल के, ये फिर आपको पता चलेगा। रेंट रिसीव कर लिया भैया, हमारा इससे मतलब नहीं है। इंटरेस्ट डिविडेंड या फिर आपका रिसीव ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये भी किसी काम का नहीं है। ब्रोकरेज रिसीव किया, कोई काम का नहीं है। डिस्काउंट या फिर कमीशन रिसीव किया, ये भी भैया किसका पार्ट माना जाएगा, फाइनेंस का पार्ट माना जाएगा। कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और ये कोई जानकारी मिलता है तो क्या कर देंगे, उसको इग्नोर करके हमें चलना है। जैसे एबनॉर्मल गेन या लॉसेस हो गया, लॉस गेन हो गया हमारा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इसका पार्ट नहीं है। लॉस हो गया हमारा प्रॉपर्टी अकाउंट्स को, या फिर नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से हो गया, अर्थक्विक से हो गया, भूकंप से हो गया, तो ऐसे लॉसेस हमारा भैया कॉस्ट का पार्ट नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यहां तक क्या बात समझ में आ गई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो अब हम जो करेंगे, इसके बाद के नोट को हम बाद में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और भी आता है कि कॉस्ट में किसी चीज को मेजर कैसे किया जाता है। आता है एग्जाम में भाई क्वेश्चन, कैसा, इसको तोलोगे कैसे, जैसे कि दूध को कैसे करोगे लीटर में। अब जो बोलते हैं ना 2 किलो दूध लिया, वो गलत है, ठीक है ना। ऐसे तेल ऑयल को भी किसमें करना चाहिए, लीटर में। बोलते हैं कि भाई 1 किलो तेल दे दो, हम वर्ड ये यूज कर लेते हैं, तो वो गलत है। तो एग्जामिनर पूछता है कि भैया इस सामान को किस मेजरमेंट किस प्रॉपर करोगे, उस मेजरमेंट का नाम पता होना चाहिए एक्चुअल, तो वो आपको यहां पता होना चाहिए। जैसे कि ब्रिक्स, ईंट जो वर्क में यूज होता है, तो कैसे करोगे इसको, पर 1000 ब्रिक्स में। जब भी आप ईंट को खरीदने जाओगे ना, तो ऐसे नहीं बोलोगे भैया एक पीस कितने का, वो 1000 का रेट बोलेगा, वो बोलेगा भैया 10,000 का। तो 10,000 का मतलब समझ जाओ वो किसका रेट दे रहा है, 1000 पीस का ही दिया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे आपका कैलोरीज पर टन, सॉरी कैलोरीज पर टन ऑफ द कोल्ड रेज, ये एक बार मैं इसको शायद ऊपर नीचे हो गया कुछ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको काट देना, इसको काट दो, ये काट दो, ठीक है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, कपड़ा जानते हो ना। वैसे तो नॉर्मली आजकल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कपड़ों को सिलवाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं कपड़े को वो तो कहीं से कपड़ा ही लेके आते हैं। तो कपड़ा जो होता है वो किस में नापा जाता है, यार्ड्स, गज के हिसाब से, या फिर आईबी, या फिर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर यन नहीं, हाँ स्पून, ऐसे नापा जाता है यार्ड्स। थान में भी नापा जाता है इसको, जैसे बोलते हैं ना एक थान के हिसाब से होता है ये, तो आपको पर यार्ड्स लिख देना है। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे नापोगे भैया, इलेक्ट्रिसिटी नापा जाता है कैसे, बिजली का बिल यूनिट, बोलते हैं ना इतने यूनिट फ्री हैं, तो वो यूनिट फ्री का मतलब इसमें नापा जाएगा।
इसके बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी कैसे नापेंगे अपने उसको, तो ऐसे वो नापते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर से। कैसे कि हर पैसेंजर से जो लिया जाएगा वो पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से होगा, या पर टन किलोमीटर, ये हम आगे सर्विस कॉस्ट में भी पढ़ेंगे। स्टील, जो स्टील मिल से कैसे नापेंगे, वो हमेशा टन का हिसाब चलता है, यानी 1000 किलो का एक तरीके से चलेगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कैसे चलता है, पर 1000, ये भी पर टन में, पर 1000 में चलेगा। गैस को कैसे नापा जाता है, क्यूबिक में नापा जाता है। गैस को किस में नापा जाता है, क्यूबिक मीटर में नापा जाता है, पर क्यूबिक में। ऐसे ही कार को कैसे नापा जाएगा, यूनिट मैन्युफैक्चर में नापा जाएगा कि कितने यूनिट मैन्युफैक्चर नापा जाता है। निकल, ये सारी चीजें ये है, निकल वगैरह धातु पदार्थ होता है, उसको किस में नापा जाता है, पर स्क्वायर मीटर में नापा जाता है। ऐसे ऑयल को किस में नापा जाता है, मैंने लिखना भूल गया, मैं लिख दूंगा शायद, आगे तो नहीं है। ऑयल को किस में नापा जाता है, पर बैरलर में नापा जाता है, बैरल में नापा जाता है। ऑयल को किस में नापा जाता है, पर बैरल में नापा जाता है कि इतने बैरल होंगे तो ऑयल होगा। कुछ चीजों के लिए ऐसे पूछा जाता है कि हॉस्पिटल को कैसे नापा जाता है, हॉस्पिटल में जो चीजें होती है पर बेड के हिसाब से नापा जाता है, हॉस्पिटल को बेड शीट के हिसाब से चलता है। स्कूल में कैसे हम मेजरमेंट कहते हैं कि कितने बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ एडमिशन में कन्वर्ट करके करते हैं। तो दो चार चीजें यहां रह गई हैं जिसको मैं इंक्लूड करके आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अब भैया जो हम सीखने वाले हैं ना, अब यहां से हमारी कहानी थोड़ी सी शुरू हो जाती है। हम सीखने वाले हैं कॉस्ट शीट यानी पी एंड एल बनाना सीखेंगे यहां से। अब इस चैप्टर में इतनी सारी बातें क्यों बताई, क्योंकि मैं, अगर आप फाइनल अकाउंट करते हो तो फाइनल अकाउंट में जब तक आपको खर्चे और इनकम की जानकारी नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे कुछ खर्चे की जानकारी दे दी, इनकम की जानकारी दे दी। अब हमें बनाना है कॉस्ट शीट। नाम क्या है, कॉस्ट शीट। और साहब जो कॉस्ट शीट है ना, इसको मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट का क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कॉस्ट शीट है तो इसमें डेबिट क्रेडिट का पंगा ही नहीं है, वो सिंपल तरीके से बनाया जाएगा, सिंपल तरीके से बनाया जाएगा। सिंपल। चलिए जी, सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल। सबसे पहले ये पर्टिकुलर हो गया और ये हो गया अमाउंट। सबसे पहले जो हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं रॉ मटेरियल। जो परचेज किया है वो लिख लेंगे यहां पे। रॉ मटेरियल के अंदर हम प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। अब साहब स्टॉक जो होता है वो स्टॉक कितने तरीके का होता है, ओल्ड है या न्यू है? सर ये अभी ओल्ड ही चलेंगे, न्यू बाद में करेंगे, ठीक है ना। जो स्टॉक होता है वो स्टॉक कितने तरीके का होता है, स्टॉक थ्री टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सर तीन टाइप के कौन कौन से स्टॉक होते हैं? एक होता है हमारा रॉ मटेरियल, आरएम लिख रहा हूं। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, डब्ल्यूआईपी लिख रहा हूं। एक होता है फिनिश गुड्स, एफजी लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो कौन सा है, ये है रॉ मटेरियल वाला। और इसी में माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, जो कि होता है हमारा रॉ मटेरियल वाला ही। इसे अंदर की साइड ही माइनस प्लस कर सकते हो आप। माइनस प्लस कर दिया हमने तो यहां पे ये आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ दें, परचेज प्लस में ओपनिंग माइनस में क्लोजिंग, तो ये कंज्यूम निकल जाता है। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है भैया रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो क्या होगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग, ठीक है। अब इसमें हम प्लस कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि डायरेक्ट लेबर। इसको हम प्रोडक्टिव वेजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको,
प्रोडक्टिव वेजेस, इसी के अंदर प्लस कर देंगे, डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, कैरेज, ठीक है। और क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था चार्जेबल एक्सपेंस बताया था पीछे थ्योरी में, फ्रेट बताया था इसमें, और क्या आ जाएगा, मैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देता हूं। जब हम ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस और रॉ मटेरियल को जब हम ले लेते हैं तो हमें एक हेडिंग बोला गया, जनरेट किया गया, और इसको टोटल वोटल कर लेंगे तो इसको पता है क्या बोलते हैं हम, प्राइम कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और इसी को पता है क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। इसी को क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। तो कई बार एग्जामिनर बोलेगा भैया प्राइम कॉस्ट निकाल के दिखाओ, सारी जानकारी दे देगा, तो आपको इसी तरीके से एडलेस करके निकाल के दिखा देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे फैक्ट्री के खर्चे वगैरह लेंगे, यानी हम लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। सर क्या क्या हो सकता है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फैक्ट्री, वैसे ले लेता हूं फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो फैक्ट्री रेंट, लाइट या पावर, या अनप्रोडक्टिव वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, या अनप्रोडक्टिव। तीसरा डेप्रीशिएशन, बड़े सारे होते हैं, गोडाउन रेंट हो गया, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे के सारे यहां आ जाएंगे। जब इन सारे फैक्ट्री खर्चे वर्चे को जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा एक और न्यू हेडिंग, और इस हेडिंग का नाम क्या होगा हमारा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या नाम होगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें बहुत सारे खर्चे, उन सारे खर्चों के मैं अभी लिस्ट दे दूंगा आपको, तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या आएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। चलिए सर आ जाते हैं आगे। इसके बाद यहां पे हम प्लस कर देंगे, क्या प्लस करोगे सर, प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब ये वाला जो स्टॉक होगा ये आएगा अब WIP, कौन सा आएगा, WIP, तो इसको माइनस प्लस कर देंगे हम यहीं पे। तो अब एक और हेडिंग हमें जनरेट होके मिल जाएगी, और उस हेडिंग का नाम होगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, समझे बात, इसका नाम क्या आ गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद हम यहां पे लिखने वाले हैं सर एडमिन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो, मैं एडमिन कह रहा हूं, एडमिन एक्सपेंस, जिसको हम ऑफिस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। अब सर ऑफिस एक्सपेंस क्या हो सकता है, स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, ऑफिस का रेंट हो सकता है, ऑफिस का डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, स्टेशनरी, या फिर हो सकता है टेलीफोन का बिल। इसके सारे लिस्ट मैं भी दे दूंगा आपको क्या क्या हो सकता है। तो भैया इसको जैसे ही हमने किया तो हमें एक और हेडिंग मिला, और उस हेडिंग का नाम जानते हो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम होगा इसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें हमारे कुछ चीजें एडलेस हो जाएंगी, जैसे क्या सर, फिर इसमें कुछ चीजें एडलेस होने वाली हैं, क्या सर, प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब कौन सा सर, कितने ओपनिंग, अब FG वाला, FG का मतलब फिनिश्ड गुड्स, FG का मतलब फिनिश्ड गुड्स। जब इसको माइनस प्लस कर देंगे तो एक और हेडिंग जनरेट होगा, उस हेडिंग का नाम जानते हो क्या होगा, उस हेडिंग का नाम होगा हमारा कॉस्ट
ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम होगा। सारे हेडिंग्स को मैं येलो मार्कर से अभी समझेंगे। जब तक ये आपको याद नहीं हो जाता ना, तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसके बाद फिर से कुछ और खर्चे आएंगे साहब। कितने खर्चे होंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ सकता है हमारा? जैसे एग्जांपल सेल्समैन की सैलरी। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सेल्समैन की सैलरी आ गया। इसके बाद जो हमें मिलेगा, एक और हेडिंग मिल गया, दैट इज क्या होगा वो? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो सामान बेच रहे हैं उसकी क्या कीमत है? कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद हम क्या करते हैं? फाइनली हम प्रॉफिट भी निकालना होता है यहां पे, लेकिन ये प्रॉफिट फाइनेंस का नहीं है, कॉस्ट का है। हम नीचे लिख देते हैं सेल्स, तो बीच का जो बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है, बीच का जो बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है उसको हम बोल देते हैं प्रॉफिट। ये बेसिकली इन दोनों के बीच का बैलेंसिंग फिगर निकल भी जाता है और कई बार हमें गिवन भी होता है। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा शीट बना, जिस शीट को क्या नाम दिया मैंने? कॉस्ट शीट का नाम दिया। कॉस्ट शीट का थोड़ा छोटा सा हो गया ये, कोई बात नहीं, यहां करते हैं, दिख जाएगा। ये क्या है हमारा? टोटल कॉस्ट शीट मैंने एक जगह दिखाया है। तो अब मैं अगर इसी कॉस्ट शीट को मैं इधर ही करता हूं, चलो अगले पेज पे करेंगे। कॉस्ट शीट हो गया। इसमें अगर हेडिंग आप गौर से देखो, कितनी हेडिंग? पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, पांचवी हेडिंग, छठी हेडिंग, सातवां तो सेल ही है। तो कितने हेड है हमारे टोटल? 6। पहला क्या है? प्राइम कॉस्ट, फिर क्या है? ग्रॉस फैक्ट्री, फिर क्या है? नेट, फिर क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, और लास्ट में तो सेल्स है। अगर इसमें से मान लो ये चीजें मिसिंग हो जाती है तो ग्रॉस नहीं होगा, सीधा वो क्या माना जाएगा? नेट ही हो जाएगा। अगर जो चीजें हट जाएगी इसमें से तो हम अगले वाले स्टेप का अगले वाला हेडिंग नाम दे देंगे, वहां जीरो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सर क्या बोलना चाहते हो? तो चलिए एक बार मैं इन सब चीजों को समझा देता हूं। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, ग्रॉस फैक्ट्री, फिर भी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से और समझाता हूं। कॉस्ट शीट में हेडिंग बताओ। कॉस्ट शीट के आपको हेडिंग बताना है। चलिए साहब, हेडिंग कितने हेडिंग है? 6 हेडिंग है यहां, याद कर लेना। अभी मैंने इसलिए हटा दिया वहां पे। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में कुछ करोगे, यहां पे प्लस माइनस कुछ भी करोगे, तो आपको पहला हेडिंग यहां मिल जाएगा। पहला हेडिंग जो है डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम, मतलब जो सबसे शुरुआती खर्चा है, ठीक है ना? प्राइम, स्टार्टिंग का प्राइम कॉस्ट। इसके बाद फिर से इसमें कुछ चीजें आएंगी, माइनस प्लस हो जाएंगी, और वो क्या होता है हमारा? फैक्ट्री ओवरहेड। अगर इसके अंदर कर देंगे तो हमें एक और नया हेडिंग मिल जाएगा। उस न्यू हेडिंग का नंबर 2 हेडिंग होगा, उसका नाम क्या होगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से सारी चीजें ध्यान से पढ़ोगे ना, तो मेरे समझ से ना ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। नहीं तो भैया कॉस्ट अकाउंट इतना मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है बच्चों के लिए। ज्यादातर बच्चे, अब तो खैर सीए के अंदर हटा दिया गया है फाइनल में, बाकी बच्चे कॉस्ट से डरते थे। इसके अंदर फिर से आप कुछ करोगे प्लस माइनस, वो क्या होगा? WIP। तो आपको एक न्यू हेडिंग मिल जाएगा। उस न्यू हेडिंग का नाम क्या होगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कितने हेडिंग पहुंच गए हम? 3। कितने थे? 6। 6 में से अभी कितने पे पहुंचे? बस अभी तो तीसरे पे ही चल रहे हैं।
फिर इसमें से कुछ माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, एडमिन। एडमिन को करेंगे एक्सपेंस को। सर एडमिन के एक्सपेंस में क्या क्या होता है, ऑफिस का सारा खर्चा। तो जैसे ही करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। साहब फिर इसके अंदर कुछ चीजें हम एडलेस करेंगे, और क्या करेंगे हम, प्लस माइनस क्या, स्टॉक को। कौन से वाले स्टॉक को, एफजी को। तो हमें एक और न्यू जगह मिलने वाली है, एक और न्यू हेडिंग मिलने वाली। उस न्यू हेडिंग का क्या नाम दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने हेडिंग हो गए, 5। कितने बताए थे, 6। तो यानी अभी एक और बचा हुआ है। फिर यहां पे कुछ माइनस प्लस करेंगे, क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। और इसके बाद अगला स्टेप प्रॉफिट ऐड जैसे करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वो सेल्स बन जाएगा। तो यहां यानी हम रॉ मटेरियल को लेंगे और इन सभी को माइनस प्लस करेंगे, रॉ मटेरियल वाली डायरेक्ट एक्सपेंस को। तो यहां से फिर हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा साहब, प्राइम कॉस्ट। पहला स्टेप क्या आ गया हमारा, प्राइम कॉस्ट। पहला क्या आ गया, हेडिंग प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएंगे हम, क्या आ जाएंगे हम, ये दूसरी हेडिंग हो गई। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएंगे हम, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। पहला क्या है, प्राइम कॉस्ट। दूसरा क्या है हमारा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगा, उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में मशीनरी, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंस जितने भी है सब फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो यहां आ जाएगा। जैसे ही उसको एडलेस करेंगे क्या आ जाएगा, ग्रॉस। उसके बाद WIP माइनस प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री। नेट फैक्ट्री के अंदर हमें क्या करना होगा, सेलिंग एंड सॉरी एडमिन एक्सपेंस को माइनस प्लस, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के सारे खर्चे। तो हमें क्या हेडिंग मिलेगा, जैसे ही हम यहां से जाएंगे तो क्या मिलेगा साहब, यहां से यहां जैसे ही जाएंगे तो हमें मिलने वाला है हेडिंग नंबर 4, दैट इज कॉस्ट ऑफ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सामान बनाया जो है उसकी कीमत हमें कितने पड़ी, हमें कितनी लागत, सब कुछ कर कुरा के देख लिया हमें कितने की पड़ रही है। जो बेचा वो नहीं, जो बनाया उसकी कितनी लागत। उसके बाद ओपनिंग FG माइनस प्लस कर दोगे तो नंबर 5 मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ। तो जो हमने बनाया और सेलिंग वाले खर्चे को छोड़ के बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी के, जितना प्रोडक्ट बिकने वाला है। उसके बाद जैसे ही सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डालेंगे तो जो सामान हम बेच रहे हैं उसकी कीमत हमें कितना पड़ रहा है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सीधा क्या हो जाएगा हमारा, बिक जाएगा। हमारा सीधा क्या होगा, बिक जाएगा। फटाफट से जितने बच्चे लाइव है कमेंट के अंदर पांचों के पांचों हेडिंग लिख के दिखाओ सीक्वेंस से। नंबर 1 प्राइम कॉस्ट, हर बच्चों का आना चाहिए। नंबर 2 आपका ग्रॉस फैक्ट्री, नंबर 3 नेट फैक्ट्री, नंबर 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 5 4 के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। फटाफट सीक्वेंस में लिख के दिखाओ कमेंट में। आप अपना नाम लिखेंगे, नाम तो आ ही रहा है। नंबर 1 क्या होगा हमारा, मैं भी लिख रहा हूं आप भी लिखिए, प्राइम कॉस्ट। जिस बच्चे का नहीं होगा उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। नंबर 2 क्या होगा, ग्रॉस फैक्ट्री। नंबर 3 क्या होगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर नंबर 4 क्या आएगा हेडिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 5 क्या होगा, कॉस्ट ऑफ, भाई जल्दी जल्दी लिखो। नंबर 6 क्या होगा, जिसका जवाब नहीं अकाउंट ब्लॉक। चलिए भाई चेक करते हैं। सबसे पहले जवाब, अरे भाई बच्चा प्राइम कॉस्ट लिख रहा है। सीक्वेंस में पांचों लिखिए, प्राइम कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री, नेट फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सत्यम का, दिव्या का, जानवी का जवाब आ गया है। सभी बच्चों के मैं नाम भी बता दूं, खरून का जवाब आ गया, मोहम्मद फरहान का जवाब आ गया,
जितने भी बच्चे हैं भैया बताइए बताइए। हैंड रेज अभी नहीं हो पाएगा एक्टिवेट। मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लूं कौन कौन है भाई। के आर शाह का नहीं मिला, हर्ष का नहीं मिला, अभी बता देंगे किस किस का नहीं मिला। अभी उसका अकाउंट हटाते हैं। देखो के आर शाह का आ गया, हर्ष का आ गया, सीधा ग्रॉस फैक्ट्री। निहारिका सीधा आपने पहले नंबर लिखा ही नहीं, दोबारा लिखिए। प्राइम कॉस वसंत का आ गया, प्रियांशु का आ गया, अक्षित का आ गया। एक बच्चा तो पहले ही चला गया, सोचा ब्लॉक कर देंगे, इससे अच्छा चला ही जाता हूं। सिद्धार्थ पांडे प्राइम कॉस्ट बिल्कुल सही 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 सही। चलिए अब देखते हैं सबसे फास्ट कौन जवाब देता है। सबसे फास्ट कौन जवाब देता है, ठीक है मेरा जवाब दीजिएगा। ये रहा मेरा प्राइम कॉस्ट, ये रहा प्राइम कॉस्ट। सभी बच्चों ने दे दिया, सभी बच्चों ने दे दिया प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ये है हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद क्या है हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो मुझे जवाब देंगे आप, मुझे जवाब देंगे कि मैं इसमें ऐसा क्या कौन से खर्चे यहां पे जोड़ूंगा जो कि ये ग्रॉस बनेगा। बताइए इसमें ऐसा क्या जोड़ूंगा जो कि ग्रॉस बनेगा। फैक्ट्री ओवरहेड सही जवाब। क्या होगा फैक्ट्री। तुक्का नहीं लगाना, जहां मन हो कुछ भी डाल दो इसमें, नहीं। इसके अंदर क्या होगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बिल्कुल सही। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है, आपने बताया नेट फैक्ट्री। तो ऐसा इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसा क्या यहां माइनस प्लस करेंगे जो कि नेट फैक्ट्री पे जाएंगे। अच्छा वीआईपी 2 मिनट। क्या WIP वर्किंग प्रोग्रेस, वीआईपी नहीं WIP। इसके बाद अगला स्टेप क्या चलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा क्या काम करे कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाए। बताओ ऐसा क्या काम करे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाए। सभी बच्चे जवाब दें। सबसे पहले श्याम गुप्ता का जवाब आया सर एडमिन। एडमिन ऑफिस का भी सही जवाब है, एडमिन ऑफिस एडमिन ऑफिस एडमिन ऑफिस एडमिन ऑफिस, बिल्कुल सही 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 जवाब। अब भैया इसके बाद आ गया हमारा COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसा क्या काम करें कि COGS बन जाए, जल्दी बताइए। ऐसा क्या काम करें कि COGS बन जाए, ऐसा क्या काम करें कि COGS बन जाए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, COGS बनने के लिए FG होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। FG वाला पार्ट आएगा, FG एड लेस। इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसा क्या काम करें कि कॉस्ट ऑफ सेल हो जाए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो चलो शुक्र है थोड़ा हेडिंग, थोड़ा बहुत हेडिंग आपको याद हुआ क्या, थोड़ा बहुत हेडिंग ये याद हुआ। आज तो हमारा फॉर्मेट ही कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी, कह रहा हूं स्टूडियो का थोड़ा सा एक 5-7 दिन की कमी रह रही है क्योंकि अगली क्लास आ जाती है। नहीं तो फिर तो भैया मैं आज क्वेश्चन जरूर पक्का कराता। चलिए समझ में आया यहां तक। मैं आप सभी को यहां पे इसलिए नोट नहीं पढ़ाया प्राइम कॉस्ट। अब मैं बताऊंगा थोड़ी प्राइम कॉस्ट क्या होता है, पता है आपको। प्राइम कॉस्ट कंसिस्ट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। किस किस से बनता है, डायरेक्ट मटेरियल से बनता है। और भैया किससे बनाओगे आप, डायरेक्ट लेबर से बनाओगे। और कैसे बनाओगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को। और इसको किस नाम से जाना जाता है हमारा, अरे ऑल्सो नोन एज अ बेसिक फर्स्ट और फ्लैट कॉस्ट। मैंने डायरेक्ट कॉस्ट भी एक नाम बता दिया आपको, ठीक है ना। तो क्या प्राइम कॉस्ट समझ में आया, पढ़ने के बाद तो आपको लग रहा होगा सर ये तो वही बातें होगी। फैक्ट्री कॉस्ट कहता है ये क्या करता है, कंप्राइज ऑफ द प्राइम कॉस्ट, मतलब प्राइम कॉस्ट के बाद आता है ये। एंड इन द एडिशन, उसमें एडिशन कर दिया जाता है वर्कर फैक्ट्री ओवरहेड विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, द फैक्ट्री, द कॉस्ट ऑफ ऑल्सो नोन एज वर्क कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा इसके ऊपर तो स्टार स्टार स्टार, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, वर्क कॉस्ट। और इसको एक और नाम आ गया क्या, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, इस पे भी स्टार, ये नाम याद रखेंगे आप। इसके बाद क्या आएगा, चलो इसके बाद क्या आता है हमारा, वैसे तो जरूरत नहीं थी बताने की, मैंने वैसे वहां बता दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको।
उसी चीज को मैंने कोशिश करा है आपको बता दे। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट क्या है भैया, सबसे पहले देखो इसे साफ सुथरा लिखा हुआ, कंप्यूटराइज लिखा हुआ है डायरेक्ट। वैसे मेरे को कंप्यूटराइज में मजा नहीं आता, खुद लिखता हूं तो मुझे ज्यादा तसल्ली होता है। ओपनिंग ओपनिंग यही सब लिखा है। क्या आ गया हमारा पहला हेडिंग, प्राइम कॉस्ट, इसमें वर्किंग नोट, फैक्ट्री ओवरहेड क्या आ गया, इसमें WIP करा तो क्या आ गया हमारा नेट, इसके बाद एडमिन ओवरहेड करा तो क्या आ गया। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, वर्किंग नोट नंबर 1 में लिस्ट डाल दिया मैंने। एडमिन क्या होता है, वर्किंग नोट नंबर 2 में। इसके बाद क्या आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, बैलेंसिंग फिगर ये आ गया। चलिए वर्किंग नोट में क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। ये सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे क्या है, फैक्ट्री जो यूज होंगे आप में, और भी हो सकता है लेकिन आपके जितना यूज होगा मैंने सब मेन में लिख दिया। प्रोडक्टिव वेजेस, एस्टिमेटिंग, कैंटीन वेलफेयर एक्सपेंस, गोडाउन है ये, गो डाउन अलग अलग हो गया, गोडाउन एक्सपेंस हो गया, ब्रांच एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर हो गया, ट्रेनिंग वर्कर हो गया, पावर हो गया, रेंट ऑफ वेयर हाउस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब सर वाटर सप्लाई हो गया, वर्क मैनेजर सैलरी हो गया, लॉस प्लांट हो गया, स्टोरेज हो गया, आपका एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस हो गया, वेजेस फायर, इसको लिख लीजिएगा और जरूर लिखिएगा, नहीं लिखेंगे तो आपका कॉस्ट शीट हाथ से गया। सर एडमिन में क्या आएगा, ऑडिट फीस आ गया, लीगल एक्सपेंस आ गया, टेलीफोन एक्सपेंस आ गया, ऑफिस रेंट आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, जो यूज होगा, इससे बाहर होगा ही नहीं भाई साहब। कैरिज आउटवर्ड आ गया, कैरिज आउटवर्ड ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा फंस जाता है यहाँ पे। कैरिज इनवर्ड आता है हमारा कहां पे पता है, फैक्ट्री प्राइम में, प्राइम कॉस्ट के पार्ट होता है डायरेक्ट। सेल्स एक्सपेंस हो गया, वेजेस ऑफ डिलीवरी वैन हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च हो रहा है, कमीशन हो गया, डिस्काउंट सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ एग्जाम्पल हो गया, सैंपल जो देते हैं हम। इसके बाद मार्केट रिसर्च एक्सपेंस हो गया, ट्रेवलिंग, ये सब इसके पार्ट हो गए। इसके बाद हम अगली क्लास से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्या बताइए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? आज की सारी क्लास मैं आपको ये दिखा दूं। क्या आज की क्लास सभी बच्चों को एकदम क्लियर है कि भैया हम जो सीखने जा रहे हैं वो P&L का क्या फॉर्मेट होगा और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? क्योंकि ये जब समझ में आ गया ना एक बार हमें, तो फिर तो बस अमाउंट टोटलिंग करना है, और टोटलिंग में मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि कैलकुलेटर होगा आपके पास। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वेरी 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 गुड नाइट। मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करने के प्रोसेस में आ जाएंगे। इस क्लास के लिए मैंने बोला था कि मैं 5 से 7 8 10 क्लास मैंने रखा था प्रोविजन, जो कि बड़े आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जो स्टूडेंट अभी डिले कर रहे हैं, कॉलेज खुलेगा तो पढ़ेंगे, कॉलेज ऐसा होगा तो पढ़ेंगे, डेट शीट आएगी तो पढ़ेंगे, मार्क शीट आएगी तब पढ़ेंगे, तो वो बहुत डिले हो जाएगा और लास्ट में फिर वही होता है कि मतलब कैसे कर लूं नहीं कर लूं। तो वो गलती मत करिएगा। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से पढ़ते रहिए, जो नहीं पढ़ रहे उनको चेतावनी है कि भैया आप स्टार्ट कर दीजिए, कहीं भी पढ़िए लेकिन कर दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। कॉस्ट की बुक मार्केट में आ चुकी है। मैं कल अमेज़न का लिंक वगैरह सभी को दे दूंगा। ये मेरे पास जो है बीकॉम ऑनर्स का है, इस टाइप का बुक है। आप देख लो, बुक की मोटाई से अंदाजा लगा सकते हो। और इसके अंदर ऐसा नहीं है बहुत मोटा मोटा लिखा है, बहुत बारीक बारीक भी लिखा हुआ है, एफएम के जैसा नहीं है। तो ये आपका कॉस्ट का बुक है। प्रोग्राम का भी आ चुका है। कल या परसों मेरे पास जैसे ही लिंक अलॉट होगा पब्लिशर से, मैं फटाफट से आपको अमेज़न का लिंक दे दूंगा। आपके नियर बाय घर के आसपास तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ कल मिलेगी आपको सुबह 10 बजे तक, लाइव क्लास से आप अभी देख सकते हैं। चलिए गुड नाइट, टेक केयर।